किसान भाइयों नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, इस वक्त हम चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर के तिलहन शोध प्रक्षेत्र पर हैं, जहां पर अलसी की वैज्ञानिक खेती किस तरीके से की जाए और लगातार यहां पर जो है विभिन्न शोध होते रहते हैं कि अलसी खेती किस तरीके से किसान भाइयों के लिए लाभदायी हो सकती है और किस तरीके से हम प्रजातियों को जो है नई नई प्रजातियां डेवलप करते रहते हैं, विकसित करते रहते हैं, जो किसानों के लिए बहुत ही लाभदायी होती हैं और उपज में भी बहुत लाभदायी होती हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना सीधे जो है यहाँ पर आकर बातचीत की जाए और ये जाना जाए किस तरीके से जो है ये खेती की जाए, वैज्ञानिक खेती किस तरीके से लाभदायी हो सकती है। तो इस विषय को विस्तार से जानने के लिए हम यहाँ पर आए और इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सह प्राध्यापक डॉक्टर करम हुसैन जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। धन्यवाद साहब। मैं जानना चाहता हूँ अपने किसान भाइयों की तरफ से कि जो अलसी की खेती है, वैज्ञानिक खेती है, ये क्या है और किस तरीके से लाभदायी है किसानों के लिए। प्यारे किसान भाइयों, अलसी चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय अलसी के उत्पादन में, इसके प्रजातियों के विकास में, इसके शस्यक्रियाओं के विकास में अग्रिम स्थान रखता है। यदि भारतीय स्तर कंट्री स्तर पर देखा जाए तो इसका 72% बीज जो हम विभिन्न प्रदेशों को देते हैं, इसी चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा ही बनाया जाता है। इसमें वर्तमान स्थिति में अगर देखा जाए तो नेशनल परिदृश्य में, देश के परिदृश्य में 13 प्रजातियां जो ऐसी हैं जो हमारे विश्वविद्यालय द्वारा ही विकसित की गई हैं और वो हमारे बीज उत्पादन चेन में सम्मिलित हैं। गत वर्ष हम यह विश्वविद्यालय 72 कुंटल जनक बीज का उत्पादन किया था, जिसको हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और वेस्ट बंगाल आज जगहों पर यहाँ से इसके बीज को हम भेजते हैं। डॉक्टर साहब, कौन कौन सी विकसित प्रजातियां हैं जो किसान भाई के लिए लाभकारी हैं? एक हमारा जो विश्वविद्यालय द्वारा निकला प्रजात टाइप 397, ये एक बहुत अच्छी प्रजाति है। इसके बाद हमारे विश्वविद्यालय से बहुत सारी प्रजातियां निकल चुकी हैं, जिसमें टाइप 397 है, शुभ्रा है, श्वेता है, लक्ष्मी 27 है, पद्मिनी है, शेखर है, गौरव है, नीलम है। ये सब लगभग 13 प्रजातियां ऐसी हैं जिस पर हम शोध के उपरांत निकली हुई हैं और हमारे इसमें बीज उत्पादन चेन में है और इसके प्रोडक्शन हमारा बढ़ रहा है। डॉक्टर साहब, ये जानना चाहता हूँ कि फरवरी के दूसरे पखवाड़े में अलसी की खेती में सामयिक तौर पर क्या कार्य किए जाएं? किसान भाइयों, अलसी के सामयिक कार्य फरवरी में हमारे खेत में प्रायः कीड़े मकोड़े और बीमारियों का प्रकोप होता है। कीड़े में अगर हम अपने इस क्षेत्र में देखें तो बड फ्लाई नाम की ये कीड़ा होता है, जो इसके बड के इनिशिएशन जब बड निकलता है उसी समय से छेद करके इसके अंदर को ये खा जाता है और ये के पिच्चा टाइप का, मतलब ये जैसे लौंग के आकार का बन जाता है। जैसे ये अलसी का पौधा है, इसमें जो बड फ्लाई कीड़ा लगता है, अगर उसको हम देखें तो ये हमारा जो बड है इसी में लग जाता है। जब इस बड फ्लाई को ये पौधे को हम दबाएं, ये कीड़े बड को दबाएं, अगर ये इसमें कोई बिना रिकॉर्ड किए पूरी तरीके से आप अपने में पिचक जाए, यानी इसका मतलब इसमें बीमारी कीड़ा लगा हुआ है। अगर नहीं लगता है तो ये स्वस्थ पौधा है और इसके कंट्रोल के लिए, इसके नियंत्रण के लिए बहुत आवश्यक है कि इसमें हम समय पर इस पर दवाई का छिड़काव करें और इसके लिए हम जो इमिडाक्लोपिड नया जो वीडीसाइड इंसेक्टिसाइड है, इमिडाक्लोपिड, इसको डाल सकते हैं। ये 200 SL में 200 SL में होता है और 100 मिलीलीटर पर हेक्टेयर इसका लगता है। और इसके अलावा हम मोनोक्रोटोफास को 0.4% के सोल्यूशन घोल करके पर हेक्टेयर के हिसाब से इसका छिड़काव करें तो ये कीड़ा इसका नियंत्रण हो जाता है। इसके अलावा जो हमारे पास जो इस समय इंटीग्रेटेड अप्रोच की बात चलती है, इस इंटीग्रेटेड अप्रोच में इसमें जो ये कि हम लोगों ने शोध करके लगाया है कि इसमें एक बर्ड होता है, चिड़िया होती है जो इसके पिक करते हैं, लीजिए वो
अगर हम अपने अलसी के खेतों में कुछ लकड़ी के परचेस गाड़ दें, जैसे ये लकड़ी के, इस पर चिड़िया आके बैठेगी और उन कीड़ों को खा जाएगी। ये हमारा नेचुरल कंट्रोल है इसका, जो बहुत अच्छा है। ये जानना चाहता हूँ आपसे कि ये अलसी की खेती किस तरीके से जो है किसान भाइयों के लिए लाभकारी है। अगर हम अलसी की खेती करें, अलसी की खेती के किसान भाई अमूमन ये कहता है कि अलसी एक ड्राई लैंड मतलब बिना वर्षा आधारित फसल है। ये निश्चित तौर पर वर्षा आधारित फसल है, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी आवश्यक बात है कि इसकी बुआई जब किया जाए तो इसमें प्रचुर मात्रा में नमी का होना आवश्यक है। दूसरी चीज़, इसकी बुआई लाइन में करें, 25 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी रखें और उसमें वो करें, और 25 केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से इसका बीज पड़ता है। इसके खाद भी किसान भाई प्रायः ये करते हैं कि इसमें खाद नहीं डालते हैं। खाद डालने के लिए 80 केजी नत्रजन, 30 केजी फास्फोरस और 30 केजी पोटास पर हेक्टेयर के दर से इसमें डालना अति आवश्यक है। इसके अलावा इसकी सिंचाई, अगर सिंचाई, इसमें 2 सिंचाई अगर आपके पानी के साधन उपलब्ध हैं तो इसमें दो सिंचाई, पहली सिंचाई 30 से 35 दिन पर, दूसरी सिंचाई 70 से 75 दिन पर कर दें तो इसकी पैदावार बिना सिंचाई के किए हुए कम से कम दूना बढ़ जाएगी। वैसे इसकी पैदावार हमारे रिसर्च क्षेत्रों पर 25 कुंटल पर हेक्टेयर के दर से तक हम इसकी पैदावार ले चुके हैं। ये सामान्यतः ये रिसर्च में हम 25 कुंटल तक इसका पैदावार ले चुके हैं, लेकिन अगर किसान भाई अच्छी तरीके से मैनेज कर दें, कीड़े मकोड़े में कर लें तो 18 से 20 कुंटल पर हेक्टेयर तक का वो पैदावार पा सकते हैं। अगर हम बाज़ार में जाएं, जो प्रायः नहीं जानते हैं, अगर अलसी की और राई की तुलना करें तो राई का रेट अलसी से 5 रुपये पर किलो अमूमन कम होता है। इसकी मुख्य वजह यह है कि इसकी जो खली जो है, ये इस खली हम दुधारू पशुओं को दे देते हैं, जिससे मिल्क कैटलिस को दुधारू पशुओं को देने से उनकी दूध की गुणवत्ता और दूध की मात्रा दोनों बढ़ जाती है। इस तरह से मार्केट में भी, बाज़ार में भी इसका रेट राई सरसों से अधिक है। डॉक्टर साहब, जो आपने हमें जानकारी दी है कि अलसी की खेती किस तरीके से किसान भाइयों के लिए लाभदायी है, और अगर लगातार वो जो है अपने खेतों का निरीक्षण करते रहते हैं और जो भी वैज्ञानिक ढंग है उसको वो जो है निरंतर फॉलो करते हैं, तो निश्चित तौर पर जो है किसान भाइयों को एक जो है अच्छी फसल प्राप्त होगी, अच्छी उपज प्राप्त होगी। आपने जो भी जानकारी दी है उन सभी जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। श्यामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा।
आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। एनएचएम बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। अब इस वक्त मैं बैंगन के खेत में हूं और आइए बात करते हैं डॉक्टर साहब से कि बैंगन में कौन सी बीमारी लग जाती है, कौन से कीट लगते हैं और कैसे उनसे बचाव करें। डॉक्टर साहब कुछ बताएं कि बैंगन में कौन कौन सी बीमारियां। देखिए सुनील जी, ये समय चल रहा है जी। इस समय पे हमारे किसान भाई देखें तो जो बैंगन की पत्तियां हैं इस पे 2 प्रकार के धब्बे बनते हैं। एक ये गोलाई लिए हुए धब्बे बनते हैं पत्तियों के बीच में, और एक इसके किनारे बनते हैं। ये जो गोल वाला धब्बा होता है इसको हम सर्कोस्पोरा पत्ती धब्बा कहते हैं। इसमें बहुत से धब्बे एक पत्ती पे बन के और पूरी पत्ती पे ये फैल जाते हैं, और पत्ती पे जब फैल जाएंगे तो पौधे की जो भोजन बनाने की क्षमता है वो कम हो जाएगी या बहुत कमज़ोर हो जाएगी। पौधा कमज़ोर हो जाता है तो, और हमारे किसान भाइयों को बैंगन का फल जो है वो छोटा मिलता है और जिसकी शेप भी बिगड़ जाती है, उससे उसको बाजार मूल्य कम मिलता है। दूसरी जो ये किनारे वाले जो धब्बा है इसको हम फोमोप्सिस ब्लाइट कहते हैं। ये धीरे धीरे करके पत्ती से तने और फल पे चला जाता होगा। किसान भाई देखते होंगे कि कभी कभी पेड़ पे लगा लगा उनका बैंगन जो है वो गलने लगता है, जिसको हम फोमोप्सिस ब्लाइट बीमारी कहते हैं। तो इसके अगर हम किसान भाई प्रबंधन की बात सोचते हैं तो जो सर्कोस्पोरा पत्ती धब्बा है इसके लिए एक मैंकोजेब रसायन बाजार में उपलब्ध है जिसको फफूंदीनाशक कहते हैं। इसकी 2 से 2.5 ग्राम मात्रा को लेके 1 लीटर पानी में मिलाते हैं और पूरे पौधे पे इसका छिड़काव कर देते हैं। 10-12 दिन के अंतराल पे इस छिड़काव को फिर से दोहरा देते हैं, तो इससे काफ़ी हद तक जो है उसके जो बीमारी है ये सर्कोस्पोरा पत्ती धब्बा, इससे निदान मिल जाता है। अब बात आती है फोमोप्सिस ब्लाइट की। देखिए फोमोप्सिस ब्लाइट, किसान भाई इस बात को अच्छी तरह से सुन लें, ये बीज जनित बीमारी है। तो इसके प्रबंधन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जिन पौधों की पत्तियों पे ऐसे धब्बे बने हों, उसके बाद फलों पे बने हों, फल सड़ने पीले हो जाते हैं और सड़ने लगते हैं, तो उन फलों का बीज किसी भी दशा में अगले वर्ष के लिए जो है सुरक्षित करके प्रयोग ना करें। साथ ही साथ जो है ऐसी जगह से जो है बैंगन का बीज खरीदें जो जहाँ से ये हमें भरोसा हो कि इस बीमारी से फ्री, यानी कि इस बीमारी के बिना वो बीज उपलब्ध हो जाएगा। बुआई से पहले जब हम इसकी नर्सरी डालते हैं, नर्सरी डालते समय 2 ग्राम जो है थीरम एक रसायन आता है, 1 किलोग्राम बीज में मिला के उसके उपरांत नर्सरी डालें, और नर्सरी को जो है पौधे से पौधा लाइन से लाइन दूरी की जो हम लोग संस्तुत किए हैं वैज्ञानिक लोग, उसी पे इसको लगाएं। और फिलहाल अगर ऐसी स्थिति किसानों के खेत में आ गई है और दोनों तरह के धब्बे दिखाई दे रहे हैं, तो जो मैंकोजेब रसायन है 2 ग्राम से 2.5 ग्राम के बीच में मात्रा लेते हैं, 1 लीटर पानी में मिला के उसका छिड़काव कर दें और इस छिड़काव को फिर से दोहरा दें। तो जो इसका प्रबंधन है सर्कोस्पोरा पत्ती धब्बा और फोमोप्सिस ब्लाइट दोनों का हो जाएगा। तीसरी बात आती है, इस समय पे एक कीट भी इस समय जो है प्रकोप करता है, जो फल में घुस के जो है फल को जो है बेकार कर देता है। किसान भाई देखें तो उसका फल जो है इस तरह से जो ये फल में छेद करके इसकी कीट की सूंडी अंदर प्रवेश कर जाती है और अंदर ही अंदर इसका गूदा खाती रहती है। तो इससे होता क्या है कि जो फल का जो शेप है वो बिगड़ जाता है। दूसरी बात,
जैसे ही ग्राहक ने इसको देखा तो वो उसकी खरीदेगा नहीं, तो किसान को बेचने में बहुत ही मशक्कत करनी पड़ती है और बहुत सस्ते मंदे भाव में उसको बाजार में दिखाना पड़ता है। जैसे ही इस तरह के जो फल किसान भाइयों को दिखाई दे दें, तुरंत प्रबंधन की सोचें। और प्रबंधन के लिए सबसे पहले करें क्या, जो इस तरह के प्रभावित फल हैं उनको एकत्र कर लें तोड़ के, और खेत से दूर, फिर से सुन लें, खेत से दूर ले जाके गड्ढा खोद के उसमें दबा दें। अन्यथा बहुत से किसान भाई ये करते हैं कि तोड़ के उसको किनारे पे ही डाल देते हैं, और ये जो कीड़ा होता है बड़ा चतुर होता है, ये उस फल से निकल के जो हमने तोड़ के डाल दिया है रातों रात जो है स्वस्थ फसल में फिर से प्रवेश कर जाएगा और उसको नुकसान पहुंचा देगा। तो उसको करना क्या है कि इस प्रकार के जो प्रभावित फल है उनको तोड़ के खेत से दूर ले जाके दबा दें, और फिर जो है कीटनाशी का प्रयोग करें। कीटनाशी किसान भाई नोट कर लें, प्रोफेन फास करके एक जो है कीटनाशी आता है। 1 मिलीलीटर रसायन 1 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाएं और अपनी फसल पे छिड़काव कर दें। ध्यान ये रखें कि छिड़काव इस प्रकार करें कि पूरा पौधा जो है उस घोल से तर हो जाए। इस प्रकार जो है इस 10-12 दिन के अंतराल पे इस जो घोल है जो प्रोफेनफास का हमने बनवाया है किसान भाइयों से, इसको फिर से दोहरा दें, तो इस जो कीड़ा है इससे काफ़ी हद तक जो किसानों की फसल जो है वो आज़ाद हो जाएगी। फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक और बीमारी इस समय पे आती है, उस बीमारी को हम विल्ट कहते हैं। विल्ट में होता ये है कि जो पौधा होता है हमारा, पौधा धीरे धीरे करके मुरझाता है। मुरझाने के बाद में उसकी पत्तियां जो हैं टूट के नीचे गिर जाती हैं। जो कली वाले डंठल होते हैं वो भी नीचे को लटक जाते हैं। इसका कारण क्या है? ये जमीनी फफूंदी से ये बीमारी आती है। इसमें होता क्या है कि जो जमीन की सतह पे जो पौधे का तना होता है, ये तना जो है ये पूरा सड़ जाता है। तो पौधा भोजन जमीन से पानी में घोल के प्राप्त करता है, तो जो पानी और भोजन का जो जाने का स्थान है उसमें ये फफूंदी जो है इस स्थान को चोक कर देती है, रोक देती है। तो जब पौधे को भोजन ही नहीं मिलेगा तो पौधा जो है कमजोर हो जाएगा, पीला पड़ के मुरझा के पत्तियां नीचे गिर जाएंगी और जो इस पे फल लगे हैं वो उसी दशा में रह जाएंगे जितने बड़े साइज के हैं। अगर इसके प्रबंधन की बात करें तो हमको बीज, भूमि और पौधा तीनों के प्रबंधन की बात सोचनी होगी। सबसे पहले भूमि शोधन। नर्सरी से खेत में रोपाई करने से पहले जो मुख्य खेत है 2.5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी या स्यूडोमोनाज फ्लोरेसेंस, ये जैविक फफूंदी नाशक है, उसको हम 50 किलो गोबर की खाद में मिला के छाया में नमीदार स्थान पर रख देते हैं ताकि इसकी जो माइसीलियल ग्रोथ है वो पूरे खाद पे फैल जाए। और उसके बाद जब वो सफ़ेद सफ़ेद सा उस पर जाल फैल जाए गोबर की खाद पे, उसको उठा के और अपने मुख्य खेत में ले जाके 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में उसको शाम के समय छिड़क देते हैं। किसान भाई यहाँ अच्छी तरह से सुन लें कि जो हमारा ये जो मिक्सचर है, जो फफूंदी रोकने के लिए हमने जैविक फफूंदी नाशक और गोबर का बनाया, इसको शाम को ही प्रयोग करें, तेज धूप में प्रयोग ना करें। और इसके प्रयोग करने के बाद में जुताई करके पाटा लगाना आवश्यक है। उसके बाद हम अपनी पौध की खेत में रोपाई कर देते हैं। पौध तैयार करने से पहले बीज शोधन कर लें। उसके बाद जब हमारे मुख्य खेत में फसल आ जाती है और फल फूलने लगती है तो कहीं कहीं जहाँ अत्यधिक नमी होगी या तापक्रम बढ़ गया होगा, ऐसी दशा में कहीं कहीं किन्हीं पौधों में इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। तो उसके लिए कार्बेंडाजिम एक फफूंदी नाशक आता है। 1 ग्राम पाउडर कार्बेंडाजिम 1 लीटर पानी के हिसाब से घोल बना लें। अपने छिड़काव जो आपका स्प्रे मशीन है उसमें ले लें और नोजिल को, यहाँ कायदे से मेरे किसान भाई सुन लें, नोजिल को थोड़ा ढीला कर लें ताकि फुहार बनने के बजाय पिचकारी जैसी बनने लगे। और जमीन के साथ इस स्थान पे जो है उस मिश्रण के घोल का पिचकारी मारनी है ताकि इस तने के सहारे जो है ये मिक्सचर जो है जो हमने बनाया कार्बेंडाजिम और पानी का, ये जड़ों के क्षेत्र में जाए और इस स्थान को छूता हुआ चला जाए। तो इस ऐसी दशा में जो पौधे कम प्रभावित हुए हैं उनको भी
बचाया जा सकेगा। इसके प्रबंधन की हम बात करेंगे। इस प्रकार जो है किसान भाई अगर ऐसा प्रबंधन अपनाएंगे तो काफ़ी हद तक जो है इस विल्ट बीमारी से अपनी फसल को बचा पाएंगे। डॉक्टर साहब, जो आपने हमें बताया कि भाई किस तरीके से बीमारियों और कीटों से हम बचाव करें, हमें तो सारी बात समझ में आ गई और हम बिल्कुल जो है अपनी फसल को इन बीमारियों और कीटों से बचाएंगे और हमें उम्मीद है हमारे किसान भाई भी जो है पूरी बात पर अमल करेंगे और अपनी फसल को जो है चाहे आलू हो या फिर बैंगन हो उसको जो इन बीमारियों से और कीटों से बचा कर रखेंगे। डॉक्टर साहब, इन सभी जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। किसान भाइयों, मेंथा मिंट की पारंपरिक खेती आप लगातार करते ही आ रहे हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने कुछ नए तरीकों का इजाद किया है कि नए तरीके से मेंथा मिंट की खेती कैसे करें। जी हाँ किसान भाइयों, आज के अंक में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि मेंथा मिंट की नए तरीकों से खेती कैसे की जाए और इस विषय को विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सी मैप लखनऊ से वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर सौदान सिंह जी। किसान भाइयों नमस्कार। मैं मेंथा की एकदम नवीन और बदली हुई पद्धति के बारे में आपको बताना चाहता हूं, जो कि मेंथा में आपकी दिशा और दशा दोनों को बदल देगी। इसमें हमने मेंथा की पौध सामग्री से लेकर प्रसंस्करण की जो तरीके हैं उनको नए रूप में आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। मेंथा की पौध सामग्री जो कि आप पुराने तरीके से प्रचलित तरीके से एक कोना छोड़ देते थे खेत का, उसकी जगह आपको 15 अगस्त के आसपास पुनः उसके लिए ज़मीन आलू की तरह तैयार करनी है और उस ज़मीन में आपको उस जो पुरानी फसल थी उससे प्राप्त जो पौधे हैं उनकी लंबाई 1 फुट के आसपास हो, ऐसे पौधे प्राप्त करके जड़ सहित दोबारा से ठीक आलू की तरह मेड़ें होनी चाहिए, लेकिन मेड़ों के दोनों तरफ 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रोप देंगे और इस तरह से आपको जो जड़ें प्राप्त होंगी वो उनकी जो उत्पादन क्षमता है वो पुरानी पद्धति की तुलना में कम से कम 50 से 70% अधिक होगी। यानी कि पुरानी पद्धति में आपको 1 से 1.5 किलोग्राम जड़ मिलती थी, तो नई पद्धति से 1.5 से 3 किलोग्राम जड़ मिलती है। इसके अलावा इस जड़ में कोई बीमारी नहीं होती और जड़ की गुणवत्ता भी अच्छी होती है। इससे आप जड़ अपेक्षाकृत कम समय में भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जड़ उगाने का नया तरीका है। पुराने तरीके को छोड़कर नए तरीके को अपनाएं। इसके अलावा किसान भाइयों, जो मेंथा में दूसरी समस्या थी वो थी पानी की अधिक समस्या। पानी की अधिक समस्या इसलिए थी क्योंकि गर्मी में फसल उगाते थे और आप जो है समतल ज़मीन में लगाते थे। अब हमने पानी की समस्या को कम करने के लिए 2 तरीके अपनाए हैं। एक तो ये है कि आप मेंथा की खेती जल्दी शुरू कर सकें, इसके लिए आप नर्सरी शरद ऋतु में कैसे तैयार कर सकें। शरद ऋतु में नर्सरी तैयार करने के लिए आप मात्र पॉलीथीन का नर्सरी के ऊपर कवर डाल के या पॉली टनल बना के या पॉली हाउस बना के उसके अंदर अगर नर्सरी उगाएंगे तो नर्सरी शरद ऋतु में तैयार होकर फरवरी के प्रथम सप्ताह में आपके लिए तैयार हो जाएगी। इस तरह से आपको सिंचाई कम लगाना पड़ेगा। दूसरा क्या है तरीका, नर्सरी तैयार जब हो जाए उसके बाद भी आप समतल ज़मीन की जगह आप जो लगाने का तरीका है वो भी बदल लेंगे। लगाने का तरीका आलू की तरह मेड़ बनाकर ही लगाएंगे। इससे आपकी जो पैदावार जल्दी होती है, इसमें पानी कम लगता है और मेंथा की फसल को जो वातावरण है वो बहुत अच्छा मिलने की वजह से जो उसकी बढ़वार है तेज़ी से होती है। बढ़वार के तेज़ी की होने की वजह से जो मेंथा की पहली फसल जो समतल तरीके से उगाते थे वो अगर 100 दिन में तैयार होती थी तो ये 80 दिन में ही तैयार हो जाती है। इसके अलावा जो आप तीसरी समस्या थी खरपतवार की, इस विधि से अगर लगाते हैं तो खरपतवार भी अपेक्षाकृत बहुत कम उगते हैं, तो आपको जो खरपतवार की समस्या थी वो भी कम होती है और पानी जो है पहले की तुलना में 30% कम लगता है। इसके अलावा अगली बात जो थी वो है आप जो है आमतौर पर मेंथा की कटाई जो करते थे वो ताज़ा करते थे, लेकिन ताज़ा कटाई फसल की करने से कोई फ़ायदा नहीं है। कटाई मुरझाई हुई फसल की करनी चाहिए। इसके लिए आपको कटाई का समय जब आ रहा हो उससे 10-15 दिन पहले भूमि और जलवायु के अनुसार इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। कहीं पर 10 दिन हो सकते हैं, कहीं पर 15 दिन हो सकते हैं, तो कहीं पर 1 हफ्ता हो सकता है। इसके हिसाब से आप जो है सिंचाई बंद कर दें। जब फसल मुरझा जाए उसी अवस्था में काटें, उससे तेल ज़्यादा मिलता है
उसमें मेंथोल ज़्यादा मिलता है। इसके अलावा आपका ढुलाई में खर्च कम आता है। उसके अलावा जो आपको कटाई के बाद सुखाने का छाया में कार्य करना पड़ता था वो नहीं करना पड़ता है, और आपका जो टैंक होता है उसमें साग की मात्रा अपेक्षाकृत ज़्यादा आ जाती है। इस तरह से आपको ये सिंचाई बंद करने से पानी का तो फायदा हुआ ही, पानी के साथ साथ आगे वाले जो खर्चे थे वो भी आपके बहुत कम हो जाते हैं। इसके बाद आपकी जो प्रसंस्करण की इकाई है वो आमतौर पर जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं वो कम खर्चे में तो तैयार हो जाती है, लेकिन उसकी जो है लाइफ है, उसकी जो उम्र है वो कम होती है। दूसरा, उसमें जान मान का खतरा बना रहता है। और तीसरी बात यह है कि उसमें श्रम ज़्यादा लगता है, ईंधन ज़्यादा लगता है, प्रदूषण ज़्यादा होता है, और आपका जो तेल है वो कम निकलता है। नई आसवन इकाई जो सिमैप ने विकसित की है उसका प्रयोग करेंगे तो एक बार तो आपको ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा शुरू में, लेकिन अगर लंबे समय तक देखेंगे तो ये बहुत ही फायदेमंद है। सबसे बड़ा फायदा इसका ये है कि इसमें जान माल का खतरा नहीं होता, रिस्क फ्री है। दूसरी बात यह, तेल की रिकवरी ज़्यादा होती है, ईंधन कम लगता है और प्रदूषण वायुमंडल में नहीं होता। तो ये सब पद्धति आप नई तरीके से अगर अपनाना चाहते हैं तो किसान के साथ जो बहुत सारे समस्याएं जुड़ी हैं उनका समाधान है, और मेंथा की आपको जो उपज है वो ज़्यादा मिलेगी और उसकी क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी। इस तरह से पुरानी पद्धति को छोड़कर आप लोग नई पद्धति की तरफ बढ़ें और अपना धन, श्रम, पानी, समय सब बचाते हुए अधिक उपज लाने का फायदा दें। ये खेती आपकी दिशा और दशा दोनों बदल देगी मेंथा की।